नमस्कार दर्शकों, हमारी कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बार स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियों के साथ उपस्थित होते हैं और इस कड़ी में हमारा आज का चर्चा का विषय है मानसिक स्वास्थ्य में सोशल मीडिया के प्रभाव। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद गुप्ता। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, इससे पहले कि हम अपना कार्यक्रम शुरू करें, आप सबसे अनुरोध है आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। इस नंबर पर कॉल कर आप अपने प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है, सोशल मीडिया एडिक्शन या इंटरनेट एडिक्शन को हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, ये एक टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी जो हमारे दैनिक दिनचर्या में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट्स अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टू आवर डे टू डे प्रैक्टिस। तो ये एक इंटरनेट का आप या फिर एक पार्ट मानेंगे, ये टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। ये इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि आपके लाइफ में ये कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ टेक्नोलॉजी जिसको हम अपने दैनिक दिनचर्या के अंदर में किस तरह से अपने ग्रोथ के लिए उसको यूज़ करते हैं। सर, मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये है, इंटरनेट के उपयोग में हैबिट और एडिक्शन को कैसे समझा जा सकता है कि ये मेरी लत लग चुकी है या ये मेरा काम है? अनुष्का जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं ये सब काम को कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या मैं एडिक्टेड हो गया हूँ? तो इसमें ये एक सिंपल सी चीज़ है कि एडिक्शन में और हैबिट में डिफरेंस बहुत सरल है। किसी भी कार्य को आप बार बार करते हैं और अभ्यास करते हैं और आपके जीवन में वो कार्य एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है, उसको हम आदत के रूप में लेते हैं। एडिक्शन में आप कोई भी कार्य को करते हैं, जैसे आप कोई सब्सटेंस ले रहे हैं या कोई कार्य को कर रहे हैं, उसमें आपको रिवॉर्ड के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। किसी चीज़ का आपको इंसेंटिव की अपेक्षा आपको रहती है कि आप उसको प्राप्त करें। कि मैं जैसे किसी कोई एक्टिविटी को मैंने किया, उसमें मुझे कुछ गिफ्ट को मिला, सो दैट बिकम्स एडिक्शन। कि जैसे आप देखेंगे, मैं नशा करता हूँ तो नशा करने के पश्चात मेरे मन में विचार हैं या मेरा मन उत्तेजित हो जाता है, मैं थोड़ा आक्रोशित हो जाता हूँ या मैं उत्साह से अपने आप में फूला नहीं समाता हूँ, मैं बहुत से रिलैक्स फील करता हूँ। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये एक एडिक्शन को इस तरह से अपन डिफाइन करेंगे कि आप उस पर आश्रित हो रहे हैं और किसी कारणवश। सर, हम इंटरनेट एडिक्शन को या सोशल मीडिया एडिक्शन के कितने प्रकार होते हैं, हम कैसे कैसे उसमें घिरे जाते हैं एज अ यंगस्टर? दैट्स अ नाइस क्वेश्चन अनुष्का जी। इसमें सिंपल है कि उसमें प्रकार जो है एडिक्शन के, आप देखेंगे कि एक साइबर सेक्स होता है जी, जिसमें लोग जो हैं वो असामाजिक रूप से पोर्नोग्राफिक मूवीज़ में जाकर के इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहता है। मतलब इसका जवाब भी, सवाल जवाब मेरे पास ही रहते हैं चीज़ों को और मैं उस पर इन्वॉल्व रहता हूँ। सेकेंड एक पार्ट आता है जिसमें हम बोलते हैं नेट कंपल्शन। नेट कंपल्शन मीन्स क्या होता है कि जिसमें आप कॉमनली देखते हैं कि एक कुर्ती को आपने देखा तो इस ऑनलाइन में मुझे पसंद नहीं आया, मैंने 10 रुपये के लिए दूसरी कुर्ती देखी, तो इट्स एन इंटरैक्टिव फेज रहता है। या गैम्बलिंग है, ये किसी तरह का आप उसमें जुआ खेल रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें ये इंटरैक्टिव रहती हैं, इसमें आपका पैसे का भी लेन देन होता है। थर्ड एक होता है जिसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप, साइबर रिलेशनशिप। साइबर रिलेशनशिप में एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं कैटफिश। ये कैटफिश, अनुष्का जी, एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अलग करके किसी दूसरों की प्रोफाइल करके मैं लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ और ग्रुप में अपने इन्वॉल्व कर लेता हूँ। तो इट्स ऑल सॉर्ट ऑफ फेक आईडी के रूप में आप चीज़ों को, लोगों को इन्वॉल्व करके आप उसमें अट्रैक्ट करते रहते हैं चीज़ों को लेकर के। एक होता है जिसमें आप बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर रहता है, जिसमें मेरे को कोई रोल नहीं है मेरी लाइफ में, लेकिन सिर्फ एक ही है कि जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, आप उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आप ब्लॉग्स के थ्रू इन्फॉर्मेशंस ले रहे हैं, आप ट्विटर पे लगे हुए हैं और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशंस, उसका आपके मेरे पर्सनल लाइफ में कोई भी रोल नहीं। बट आई जस्ट रियली लव टू बी
गेटिंग ऑल द लाइक इंफॉर्मेशंस मैक्सिमम लेकर के अपने पास रखूं। कुछ ये कंडीशंस हैं, कुछ अटिपिकल और आप कंडीशंस देखने को मिलती है जिसमें नोमोफोबिया एक कंडीशन होती है, जिसमें मुझे यह भय रहता है कि मेरा फ़ोन मुझसे दूर हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी, या इंटरनेट मेरे को नहीं मिला तो मैं कैसे करूँगा। तो ये एक कंडीशन है जिसमें नोमोफोबिया रहता है। एक कंडीशन होती है कि जिसमें हम कंटिन्यूस लंबे समय तक जब बैठते हैं तो हमारे ये कोहनी के नीचे जो नर्व्स रहती है वो कंप्रेस हो जाती है, तो इसको हम टेनिस एल्बो कंडीशन कहते हैं जी। एक होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। देयर आर वेरियस थिंग्स जो आप इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें टाइप्स और एबनॉर्मेलिटीज़ सोशल मीडिया में आप देखने को मिल सकती हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है, मैं थोड़ी माफ़ी चाहूँगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हम उनसे पहले बात कर लें। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं वंदना बोल रही हूँ रायपुर से। जी वंदना जी। जी, मेरा सवाल ये है कि हमारा बच्चा जो है आजकल दिन रात मोबाइल में लगा रहता है, पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, तो इसका उसके मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, कोई भी चीज़ इसमें वंदना जी, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ ज़िंदगी में अगर किसी एक दायरे के अंदर में रहे, सीमित रहे, और एक सुपरविजन के अंदर चीज़ रहती है जिस पे आप निगरानी रख रहे हैं, तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पे एक पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी और कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। इसमें एक सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो देखनी रहती है ना, कि चाइल्ड से कभी भी आप इस तरह की जब ऑनलाइन क्लासेस में रहते हैं तो आपको क्लास ख़त्म होने के बाद चाइल्ड के साथ बैठ करके थोड़ा इंटरेक्शन करना चाहिए, थोड़ी बातचीत करनी चाहिए कि आज क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या चीज़ को देखें। तो इससे क्या है, एक सुपरविजन, हमारी निगरानी बनी कि चाइल्ड इस ऑनलाइन क्लासेस को प्रॉपरली एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अगर ऑनलाइन में है और दूसरी तरफ में आप काम पे चले गए और वो डिस्ट्रैक्ट होकर के किसी दूसरी लाइक साइट पे चले गए, क्योंकि एज आपको भी मालूम है कि मोबाइल एक समुंदर की तरह है, उसमें अच्छी भी चीज़ें हैं और ख़राब भी चीज़ें हैं। अगर डायरेक्शन सही नहीं मिला तो मैं गोते खा खा के परेशान हो जाऊंगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक सुपरविजन रखना चाहिए। किसी के ऊपर मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर में प्रभाव तभी पड़ता है कि जैसे उसमें कुछ स्टडीज़ जो ये बताती हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया के ऊपर 3 घंटे से ज़्यादा अगर रहता है, खास करके एज ग्रुप अराउंड 18 to 29, तो आप देखेंगे कि इनमें मानसिक रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है, प्रॉब्लम्स होने की। इससे भी गंभीर चीज़ आपको मैं एक अवगत कराऊंगा कि 13% 13 to 17 ईयर्स ऑफ एज में जो रहते हैं चाइल्ड, उनमें आप देखेंगे कि इनमें एंग्जाइटी 32% है, जबकि डिप्रेशन इसमें आपको 12 से 13% मिलते हैं। और ये इतनी गंभीर डेटा है कि जिसमें आप और मेरे को अलर्ट करते हैं कि हमको ज़्यादातर चाइल्ड को अगर ऑनलाइन क्लासेस कर भी रहे हैं या सोशल मीडिया पे हैं, इट हैज़ टू बी केप्ट अंडर सुपरविजन, एक निगरानी के अंदर में रह के लिमिट्स के अंदर रहना चाहिए कि हाँ ये लिमिट है, इतने देर आपको रहना है। और इसके साथ जब आप चीज़ को करने लगते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पे किसी तरह का दुष्प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन या इंटरनेट एडिक्शन के चेतावनी चिन्ह कौन से हैं? हम कैसे पहचानें कि हमें इन चीज़ों की लत लग चुकी है? मैं तो समझता हूँ अगर मैं अपने आप को देखूं या आप अपने आप को देखें जी। तो ये अपने आप में एक सवाल पैदा हो जाएगा और आप और हम समझ जाएंगे कि हम डिपेंडेंट है कि नहीं। सबसे पहला सवाल क्या है कि उठते बरोबर आदमी मोबाइल को टच करता है, या तो सोने के पहले मोबाइल को टच करता है। पहले हम क्या करते थे, उठते बरोबर पिता के पैर पड़ते थे और सोने के पहले माता पिता दोनों के पैर पड़ते थे। अब मोबाइल एक चीज़ हो गई, तो जहाँ आप उसको मिस करने लगते हैं या आपको ऐसा फील होने लगता है कि मैंने कोई पोस्ट को डाला है और उस पोस्ट को लाइक्स कमेंट्स आने में देरी हो रही है, तो अब आपको उस समय अलर्ट हो जाना चाहिए कि समथिंग रॉन्ग इज़ हैपनिंग। एक चीज़ है, आप ज़्यादा समय उस पर बिता रहे हैं बनेस कंपेरेटिवली अपने मेन जॉब को, वर्क को, स्कूल को या अपने फ्रेंड्स को छोड़ करके, तब आपको ये चीज़ अलर्ट हो जाना चाहिए कि समथिंग रॉन्ग इज़ हैपनिंग।
या फिर सोशल मीडिया में रहते रहते मेरे को ऐसा फील होने लगता है कि आई एम मिसिंग समथिंग एंड आई बिकम रेस्टलेस, मतलब मैं बेचैन होने लगता हूँ वो अगर मैं उस पर ज़्यादा देर तक दूर रहा तो फिर ये एक सिम्टम्स है कि जिसमें आपको अलर्ट होनी चाहिए और कि आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ उपचार इसका ढूंढना चाहिए और आपकी एक सामान्य ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उनका दुष्प्रभाव होता जा रहा है या पड़ रहा है। जी सर। तो सर क्या इंटरनेट एडिक्शन अवसाद या आत्महत्या का कारण बन सकता है? या डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि अराउंड 79% अनुष्का जी जो लोग एक्सपोजर लेते हैं सुसाइड का, दैट इज़ थ्रू फैमिली, फ्रेंड्स एंड न्यूज़पेपर्स, जबकि 59% यूथ जो है दैट इज़ मोर जो आजकल फ्रेंडली यूजर्स हैं गैजेट्स का या टेक्नोलॉजी का, इनमें अराउंड आप मान के चलिए कि 59% लोग दे आर एक्सपोज थ्रू इंटरनेट। तो सुसाइड डेफिनेटली कहीं ना कहीं से ये रोल को देखते हैं आप। बीच में कुछ गेम्स आ रहे थे जो प्रोवोक करते थे सुसाइड को लेकर के, कि जैसे आप ब्लू व्हेल का एक गेम था, कुछ और इसी तरह के गेम्स हैं जो आपको प्रोवोक करते हैं कि आप अपने शरीर से दूर चले जाइए, इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आप आइसोलेटेड रहते हैं, अकेले रहते हैं और यू नो लाइक दिस, ये चीज़ें आपको उस तरफ में आकर्षित करती है। तो ये चिंता का विषय है ही है क्योंकि हम ज़्यादा समय उसी पे बिता रहे हैं। सर सोशल मीडिया या इंटरनेट का प्रभाव यंगस्टर्स में देख लीजिए या आम आदमी में भी किस तरह प्रभाव करते हैं उनके शरीर और मन को? देखिए इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। अब अगर आपका प्रश्न को जिस तरह मैं देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ, एक है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं जी, और अनुष्का जी मैं शायद सही हूँ ना, जी, और दूसरा एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। तो आप देखेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो बहुत सरल रहता है अंडरस्टैंड करने के लिए अपने को, क्योंकि आप अच्छे से दोस्त बना सकते हैं, बातचीत उनसे कर सकते हैं, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, आपको दुनिया भर की न्यूज़ 1 मिनट के अंदर मिल जाती है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। जबकि आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स में जाएंगे तो ज़्यादा इंटरनेट को आप यूज़ करने लग जाते हैं, या उसमें एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग समथिंग, कि मेरे इस एब्सेंस के कारण मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ तो फिर मैं कुछ इन्फॉर्मेशंस को मिस तो नहीं कर गया। डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन, एंग्जाइटी इज़ वेरी कॉमन, एंड आप एक थर्ड फैक्टर देखेंगे, आपके स्लीप पैटर्न इसमें डिस्टर्ब हो जाता है। और एक जो यंगस्टर्स और यूथ में आजकल देखते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं उसको, यू नो लाइक वो सेल्फी डिसऑर्डर, दैट इज़ सेल्फ इमेज डिसऑर्डर, कि आप अपनी सेल्फ इमेज को ठीक करने के लिए बार बार पिक्स को लेते रहते हैं। तो ये उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। और इससे भी एक गंभीर देखने को मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग में क्या होता है कि आप किसी ने ट्रोल कर रहे हैं, किसी को नेगेटिव कमेंट्स मार रहे हैं, आप उनके पीछे पड़े हैं और उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं, या कहीं से आप उनको इमोशनली ऐसे कमेंट्स मार के हर्ट कर रहे हैं, वो दैट इज़ साइबर बुलिंग। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट सोशल मीडिया का हम देखते हैं और इसमें हमको अलर्ट रहना चाहिए। सी ये एक ऐसा यंत्र है जो अच्छी चीज़ों के लिए दिया गया है जी, और इस पर मुझे अपने आप में क्लियर रहना चाहिए। मेरा सेल्फ एस्टीम है, मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरी ये जितनी भी चीज़ें हैं पॉजिटिविटी, मैं उनसे क्या ले सकता हूँ, उसको साथ लेने के पश्चात मैं अपने जीवन में कितनी सकारात्मकता ला सकता हूँ, यह चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये चीज़ें अगर आपके लिए अच्छी हैं तो उतनी बुरी भी है, और ये मेरी सोच पे या मेरी भावनाओं पे या निर्भर करेगा कि मैं किस तरफ आकर्षित हो रहा हूँ। जी सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हम उनसे उनका प्रश्न ले लें। हेलो 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 जी मैम, कहाँ, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं सागरिका दासगुप्ता बोल रही हूँ रायपुर से। मेरा जी, क्वेश्चन ये है कि हम लोग टीनेजर्स लोग दिन रात सोशल मीडिया में यूज करते हैं, तो ऐसा कितना सीवियर हो जाता है कि हम लास्ट में सुसाइड तक का सोच सकते हैं? इतना कितना सीवियर हो जाता है वो? मैं शायद सागरिका जी आपका प्रश्न मुझे स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये है कि हम कितनी देर तक सोशल मीडिया पे बने रहेंगे
जिसके कारण आपके मानसिक स्वास्थ्य पे फर्क पड़ेगा। शायद यही है ना आपका प्रश्न। तो मैं जिस चीज़ को समझ रहा हूँ वो सागरिका जी एक सरल सी चीज़ है। मैंने अभी आपको बताया 3 घंटे तक अगर आप सोशल मीडिया में बने हुए हैं फॉर 3 आवर्स, तो आप ये समझ जाइए कोई ना कोई आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज आने की संभावना बनी रहेगी। और उसमें एज ग्रुप जो कॉमन है, वो एज ग्रुप क्या है? इट्स कॉमनली 18 to 28 या 14 to 28, ये कॉमन एज है जिसमें ये चीज़ें प्रभावशाली हो सकती है। इसमें एक पार्ट और भी है। अगर आप पॉजिटिव पार्ट ये है कि अगर 30 मिनट्स पर डे अगर आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तो आप लोनलीनेस और डिप्रेशन जैसे गंभीर समस्याओं से अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हुए मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इंटरनेट जो कि आज एकदम विस्तार पे फैल चुका है, हर बच्चा इंटरनेट यूज़ करता है, तो इसका यूज़ जीवन में कैसे प्रभाव पड़ता है इसका? जीवन में उसमें तीनों प्रभाव पड़ते हैं। जैसे आप मान के चलिए, मानसिक प्रभाव होता है, दूसरा शारीरिक प्रभाव होता है, तीसरा होता है सामाजिक। जी। तो अभी मैंने आपको तो शारीरिक तो आपको बताया कि लंबे समय तक आप बैठेंगे तो आपकी आंखों में रोशनी में प्रॉब्लम आने लगेगा, हेडेक हो सकता है आपको, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, बैकएक हो सकता है और विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये आप चीज़ें देख सकते हैं जो फिज़िकल पार्ट में है। सोशल पार्ट इज़ वेरी कॉमन कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह परिभाषा को मैं हमेशा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब तक मैं एक समाज में लोगों से मिलूँगा नहीं, अपने भाव या फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करूँगा, तब और लोगों की फीलिंग्स और बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं करूँगा, तो यह एक मनुष्य के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि हर चीज़ें आपको वास्तविकता में होनी चाहिए, रियलिटी बेस्ड रहना चाहिए। आप अगर मान लीजिए कि ये चीज़ों को सोशल मीडिया एस्पेक्ट से कर रहे हैं तो आपको एटीट्यूड, अप्रोच, फीलिंग, बॉन्डिंग, एक्सप्रेशन, ये किसी भी चीज़ का आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। और जैसे आपको ये समझ में नहीं आएगी तो आप एक अपने खुद के वर्ल्ड में जीने लग जाएंगे। थर्ड, मैंने आपको बायोलॉजिकल बताया है, सॉरी अभी तक नहीं, बायोलॉजिकल में क्या होता है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर क्यों ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। देखिए, जिस तरह चरस, अफीम, गांजा, भांग, ब्राउन शुगर, कोकेन, हशीश, यामू, कमांडर, तलब, सितार, आरएमडी, तनुश्री, राजश्री, माणिकचंद, आशिकी, जितना नशा है ये जी, आप मान के चलिए सेम प्रोटोकॉल या सेम ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स इस एडिक्शन के लिए भी काम करते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि हमारे ब्रेन के अंदर में एक न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है डोपामाइन। अब इसमें 3 पार्ट होते हैं। इनको पास करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन में जाने के लिए आप ट्रैक्ट्स होती हैं, पाथवेज, जिसको हम मीजोलिम्बिक बोलते हैं, मीजोकॉर्टिकल बोलते हैं, और तीसरा एक रहता है कि नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक्ट्स। ये ट्रैक्ट्स रिवॉर्ड पाथवेज बोलते हैं। कि अगर मान लीजिए मैं किसी भी तरह का नशा कर रहा हूँ या सोशल मीडिया पे ज़्यादा बैठा हूँ, उस पर आश्रित हो गया हूँ, तो यह रिवॉर्ड मुझे खुशी देता है। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, और लैक्स में क्या केस चलता है आजकल। अब मैं 36K फॉलोअर्स हैं, तो आप ये चीज़ें क्या करती हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग देती है, और ये डोपामिन के थ्रू ही होता है। लेकिन जब हम लंबे समय तक उस पर आश्रित रहते हैं तो ये पाथवे डिरेंज, डिस्ट्रैक्ट, डिसफंक्शनल हो जाती है। तो इसमें आपको इम्पल्सिटिविटी आएगी, आप दूसरी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगेंगे। सो ये 3 पार्ट है जो आपको प्रभाव करती हैं और आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। सर इसके इलाज की प्रक्रिया को किस प्रकार किया जाता है? यस, दिस इज़ अनुष्का जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है मुझसे, क्योंकि ये सभी लोग मुझसे पूछते हैं, भाई ये क्या है, कर्म तो सब कर रहे हैं यार, लेकिन पाप और पुण्य में कुछ तो बताओ कि हम कैसे कंट्रोल करें। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जिसको हम बोलते हैं डिजिटल डिटॉक्स। ये टर्मिनोलॉजी ये भी चल रही है काफ़ी, कि मैं डिजिटल, आप अभी तक क्या करते थे, नेचुरोपैथी में या दूसरी जगह पे रिलैक्सेशंस के लिए स्पा पे जाते हैं डिटॉक्स होने के लिए। तो वैसे अभी डिटॉक्स के लिए आपको डिजिटल डिटॉक्स होना चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब क्या है कि मैं सीमित तरीके से डिजिटल मतलब या सोशल मीडिया बोलिए, इंटरनेट को बोलो, आपको अपने आप में सीमित रहना चाहिए। आपको वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। आपको हर समय एक 40-45 मिनट्स में ब्रेक लेना चाहिए।
सेकेंड होता है कि लिमिटेशंस तैयार करना चाहिए। लिमिटेशंस कहने का तात्पर्य है मेरा कि जैसे मान लीजिए कि आप पूजा कमरे में हैं या फैमिली टाइम में हैं या आप हॉबी में हैं या आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, उस समय मैंने डिसाइड किया है कि मुझे कोई भी गैजेट्स यूज़ नहीं करना है या मोबाइल पे नहीं रहना है या मुझे इस पे नहीं रहना है। एक थर्ड होता है कि हम उसमें एक लिमिटेशंस लाएं, कैसा कि जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है और मैं वर्क कर रही जा रहा हूँ, सडनली पी 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 बीप बज रही, दैट इज़ कॉल्ड एज नोटिफिकेशन। तो उसको आप डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ को नोटिफिकेशंस को आप बंद कर दीजिए, तो आपका दिमाग उस तरफ जाना बंद हो जाएगा। दिस इज़ वन वे यू कैन कंट्रोल। एक होता है कि रिकरेंट डिटॉक्सिफाइंग तरीका है कि आप ये डिसाइड कर लें कि वीक में एक दिन मैं गैजेट्स को हाथ नहीं लगाऊंगा। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट अगर मैं करूँगा तो सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए ही यूज़ करूँगा मैं। और ये आप 1 घंटा कर सकते हैं, 2 घंटा कर सकते हैं, ग्रेजुअली उसको 10 डेज़ 15 डेज़ ऐसा बढ़ा सकते हैं। एक होता है डिजिटॉल्स फास्ट डिटॉक्सिफाइंग। तो फास्ट डिटॉक्सिफाइंग में ऐसा है कि आप 15 डेज़ टू 1 मंथ मोबाइल बंद। मैंने अभी देखा है कि देयर आर फ्यू कंसल्टेंट्स हु आर वेरी सीनियर ऑफ माइंड, वो आज के डेट में मोबाइल यूज़ करना बंद कर दिए। उनको कांटेक्ट करने के लिए मुझे वापस से वो किर में जाना पड़ता है लैंडलाइन पे। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। और एक होता है कि जिसमें आप कि ये लिमिटेशंस आप जो करते हैं रिकरेंट वाला, कि जो कुछ एप्लीकेशंस हैं मोबाइल के अंदर स्पेसिफिक डिजिटल, जिसको हम डिटॉक्सिफाइंग बोलेंगे, कि जैसे स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं जिस पे आप ज़्यादा समय बिता रहे हैं, जैसे गेम हो गया या आप कोई और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं मोबाइल पे, आप उस एप्लीकेशंस को साइलेंट कर दीजिए या कुछ दिनों के लिए दूर कर दीजिए। तो ये एक तरीके हैं कि जिसमें आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई टाइम टू टाइम कर सकते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आप देखेंगे ये सिनेरियो 10 इयर्स के अंदर में इस हद तक पहुंच जाएगा कि जिस तरह संसार में दूसरे नशा केंद्र खुले हुए हैं, वैसे इंटरनेट डी एडिक्शन सेंटर्स भी बहुत जल्दी खुल जाएंगे। डॉक्टर, इन अदर केस अगर हम देखें, बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं ये सोशल मीडिया के यूज़ से या पेरेंटल अफेयर से। वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, लोगों को अच्छे से जवाब नहीं देते हैं। इस कंडीशन में बच्चे को या उनके माँ बाप को किस तरह से उन्हें संभालना चाहिए? देखिए, मेरा एक सिंपल सी चीज़ है, ईश्वर ने 2 ग्रुप को लाइसेंस दिया हुआ है, बच्चों को बदमाशी का और बुजुर्गों को चिड़चिड़ाने का। जो भी इनकी बदमाशी को या बुजुर्ग के चिड़चिड़ाहट को नेगेटिव बोलता है, मैं तो बोलता हूँ बोलने वाले का इलाज करना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है। हम इरिटेट क्यों होते हैं, बच्चा चिड़चिड़ा क्यों होता है, कि मैं उसके इमोशंस को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके एक्सपेक्टेशंस को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं एक लाइन पे ख़त्म कर देता हूँ कि आज तुमको ये चीज़ नहीं मिलेगी। जी, किसी के बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए, नेगेटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए सबसे पहले चीज़ है कि आप उसको मना कीजिए, लेकिन जस्टिफाई कीजिए। और मैं नहीं समझता कोई बच्चे समझते नहीं हैं कि इन चीज़ों को, कि नहीं पापा या मम्मी या दीदी या भैया अगर मुझे कोई चीज़ को समझा रहे हैं तो उसका कारण भी है। हम एज ए पेरेंट्स क्या करते हैं, नहीं करेंगे बिकॉज आई एम एल्डर एंड आई एम पावरफुल एंड आई एम बिजी, और मैं एक अर्निंग मेंबर हूँ, इसलिए तुम्हें बात नहीं करनी, चुपचाप बैठो अपना काम करो। तो ये आप चीज़ों को देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं से पेरेंट्स को ये चीज़ अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अपने को वो चीज़ ख़त्म करना है, हैंडल करना है, तो आप उनको मैक्सिमम टाइम दीजिए और जस्टिफाई कीजिए। तो दर्शकों, घड़ी ने इशारा कर दिया है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर साहब का हम तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वे आज हमारे साथ इस चर्चा पे बने रहें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, अगले अंग में फिर उपस्थित होंगे कुछ नई स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।